अभिनंदन और स्वागत मैं आप सबका करता हूं। और आज आप देख रहे हैं ब्लैंक चार्ट यहाँ पे, और इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये D9 चार्ट है जिसको हम नवमांश कहते हैं, और इसको हम मान लेते हैं ये वर पक्ष का है, बॉय का है। और ये D9 चार्ट में मान लेता हूँ ये कन्या पक्ष लड़की का है। क्या देखना है आज D9 चार्ट में, हम इसकी बात करेंगे। पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कुंडली मिलान के नाम से हमने बात की थी कि दोनों की कुंडली के अगर लग्न लॉर्ड D9 के नवमांश के लग्न लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड हैं, यानी कि द प्लेसमेंट ऑफ लग्न लॉर्ड, लग्न नवमांश लग्न ऑफ बॉय एंड गर्ल्स, ये दोनों हमने देखा था। और अगर आपको नहीं देखा है तो आप चेकलिस्ट देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और जातक जातिकाओं ने, हमारे फॉलोअर्स ने कहा है कि ये चीज़ हमें नहीं पता थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए। आगे चलकर मैं आपको परिहार, नाड़ी दोष, भकरूर दोष, इन सब के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। तो आज आपने जो फोकस करना है अपनी कुंडली के 7th हाउस पे फोकस करना है। आप अगर रीडिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, अगर गुण मिलान कर लिया है तो उसे नोट कर लीजिए एक जगह पे। नोट करने के बाद उसको 25 में से नंबर दीजिए। अगले 25 नंबर जो है आपको अपने D9 चार्ट की कैलकुलेशन करनी है। अब D9 चार्ट में क्या देखना है कि भाई इस हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर जो है आपके 7th हाउस में लिखा हुआ है, दोनों D9 चार्ट में, वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने देखना है कि ये एक दूसरे की कुंडली में कहां पर बैठे हैं, एक दूसरे की कुंडली में कहां पर बैठे हैं और कैसा इफेक्ट एक दूसरे को दे रहे हैं। कुछ घर के बारे में जहां मैं क्रॉस लगाऊंगा वहां पे अगर ये प्लेस्ड हैं तो यह विवाह गुण मिलान के बावजूद भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर नहीं प्लेस्ड है और जहां पे राइट टिक लगाऊंगा अगर वहां पे ये प्लेस्ड है तो ये मिलान, गुण मिलान अगर कम भी है, 17-16 एवरेज भी है, लेकिन D9 चार्ट में अच्छे कंडीशन में प्लेस्ड हैं तो वहां पे विवाह के लिए जाया जा सकता है। यही रीजन है कि वेबसाइट्स पे आप देखते हैं बहुत सारी लिखा होता है सॉफ्टवेयर में, प्लीज कंसल्ट टू द एस्ट्रोलॉजर। तो जिन एस्ट्रोलॉजर को ये विद्या का पता है, जो इसको मेधावी और गुण तरीके से करते हैं एनालिसिस, वो आपको अच्छा बता सकते हैं। चलिए, तो भाई मैंने आपको बता दिया, आपने फोकस करना है अपने D9 के 7th हाउस के साइन पे क्या नंबर लिखा है, और आपने देखना है क्या इस घर का जो मालिक है, अगर मान लीजिए लड़के की कुंडली का जो 7th भाव का मालिक है वो कन्या की कुंडली में बैठा हुआ है 6ठे भाव में, या फिर लड़के की कुंडली का 7th हाउस का जो मालिक है वो बैठा हुआ हो कन्या की कुंडली में 12वें भाव में, या फिर लड़के की कुंडली का 7th भाव का मालिक बैठा हुआ हो कुंडली के 8th भाव में। अगर इस कंडीशन में यहां पे बैठे हुए हैं तो ये तीनों भाव जो होते हैं त्रिशुधाय कहलाते हैं, और यहां कहीं ना कहीं ये मैलिफिक है, दुष्ट स्थान है। तो क्या होने वाला है वो देख लीजिए। अगर कुंडली के 6ठे भाव में बैठेंगे तो भाई यहां से जो प्रॉब्लम आने वाली है वो सेहत की प्रॉब्लम आ सकती है, कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ सकते हैं। शादी के पश्चात एक दूसरे से बहस, कर्जा बढ़ सकता है। 8th भाव में प्रेजेंट हो तो इस केस में एक्सीडेंट, रिश्तेदारों से नहीं बनना, और भाग्य में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है अगर यहां प्रेजेंट है। अगर 12वें भाव में प्रेजेंट है तो दोनों में से किसी एक का मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं, फाइनेंशियल ड्रॉबैक हो जाता है, कर्जे यहां पे बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या देखा आपने, पहला केस आपने देख लिया कन्या की कुंडली में। इसी तरीके से आपने देखना है लड़की की कुंडली के 7th भाव का जो मालिक है D9 में वो कहां प्लेस्ड है। सेम कंडीशन, सेम चीज मैं कहूंगा यहां पे अगेन। अगर ये 12वें भाव में बैठा है लड़के में तो शुभ नहीं कहूंगा मैं इसके लिए। अगर ये लड़की का जो 7th भाव का मालिक है 8वें भाव में बैठा है तो इसको भी मैं शुभ नहीं कहूंगा। और अगर ये कुंडली 6ठे भाव में बैठा हुआ है इसको भी मैं शुभ नहीं कहूंगा। अगर इस प्रकार का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसी कंडीशन बैठी है तो वहां पे आपको अवॉइड करना चाहिए मैरिज, चाहे गुण मिलान ही क्यों ना आपके हो जाए। तो अगर ये दोनों चार्ट में, दोनों की कुंडली में अर्थात लड़के और लड़की की कुंडली में, दोनों में ही 6ठे भाव में, 8वें, 12वें या 12वें में, इनमें से किसी भाव में बैठे, वाइस वर्सा कंडीशन बन जाए तो उस केस में प्रॉब्लम आती है, फेडेड रिलेशनशिप हो जाते हैं, शादी के बाद परेशानियां आने और देखने को मिल सकती है।
सेहत में प्रॉब्लम हो सकती है, कर्जे बढ़ सकते हैं और शत्रु यहां पे जन्म ले सकते हैं। तो इस चीज से आपको ध्यान रखना है। परंतु यहां पे एक केस और है, अगर इन भावों में, छठे भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में किसी भी प्रकार का कैंसिलेशन हो रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, तब मैरिज को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करनी चाहिए। तो ये एक सिंपल सा था, एक जनरलाइज चार्ट, एक खोखा बनाया है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अगर इस तरीके से प्लेसमेंट है तो हमें शादी के लिए जाना चाहिए, ये ना नहीं जाना चाहिए। तो D9 चार्ट में आपको इस बात को ध्यान करके रखना है। जो अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा अगर ये प्लेसमेंट 6, 8, 12 में ना प्रेजेंट हो, कुंडली के किसी और भाग्य में जाए, किसी और भाव में जाए, तो इसका क्या मतलब होने वाला है। तो अगर मैं यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा, अगर लड़के का लड़की की कुंडली में 6, 8, 12 जिस भाव में गया है, तो शादी के पश्चात लड़के के द्वारा लड़की को उस घर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। बात को नोट कीजिए। उसी प्रकार से अगर लड़के की कुंडली में लड़की के सप्तम भाव का मालिक अगर 6, 8, 12 में जाएगा, तो विवाह के पश्चात लड़की के आने से, कन्या के आने से लड़के को उस भाव से रिलेटेड समस्या हो सकती है। परंतु यहां पे भी डरिए मत, यहां पे भी इस पे भी एक कंडीशन, अगर दशा अंतरदशा उन मालिकों की आती है 6, 8, 12 की, तभी यह प्रॉब्लम होगी। अगर नहीं आती है तो विवाह 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, अगर दशा नहीं आती है तो वहां पे आपको कहा जाए 100 में से 10% ही समस्या भोगना पड़ सकता है और समस्या आपको नहीं भोगा जा सकता। और अगर है, शादी हो गई है, अब क्या करें, समस्या आ रही है, तो क्या उपाय करना है। आपको जो भी छठे भाव में बैठा है, अब आपको पता है कौन सा नंबर बैठा है, कौन सा मालिक बैठा है, बस उसकी पूजा आराधना करनी है, उसका दान करना है। तो दान कब करना है, उस दिन को करना है। ऐसा करने से आपका जो प्रॉब्लम है उसमें निदान मिलेगा और समस्याओं का समाधान होगा। अगर आपको लगता है कि आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आपके पास सारे विकल्प यहां पे प्रेजेंट हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाता है, एक बार महीने में मान के चलिए रिप्लाई हो जाता है, तो साल के 12 क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ कई सारे हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि हमें पता नहीं लगता वीडियो कब लॉन्च हो रही है। तो भाई इसके लिए आप जो ये नोटिफिकेशन पे बेल नहीं क्लिक करते, इसकी वजह से आपको पता नहीं लगता। सब्सक्राइब करते हैं तो साथ ही साथ इस पे प्रेस कीजिए ताकि आपको पता लग जाए, क्योंकि बहुत सी वीडियोस निकल जाती हैं और यूजर्स पूछते हैं कि हमने तो देखा नहीं, और मैं कहता हूं चेक लिस्ट में पड़ी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहां पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, आगे फिर मिलेंगे। बहुत कुछ और है डीपली डेडिकेटेड देखने के लिए। जय माता दी।